अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। लेकिन इज इट ए गुड मॉर्निंग? क्योंकि जाते जाते निगरान हुकूमत आवाम के लिए एक और तोहफा देकर जा रही है। तोहफा है जी कि हमारे पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे थे हम कहेंगे कि कम हो गई हैं, नॉट एट ऑल। तो ये तोहफा है और कितनी बढ़ी है, 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर। ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की नई कीमत हो गई है अब 279, ऑलमोस्ट समझे 280 रुपए। हाँ, क्योंकि 7.75 पैसे भी 279 रुपए और 75 पैसे भी हो गए हैं, तो 280 रुपए। यूर राइट। रमजान की आमद से कबल सर्टनली इसका असर किस पे होगा? महंगाई पे होगा और सारा बोझ किस पे डाला जाएगा? आवाम पे डाला जाएगा। सो दैट्स द लेटेस्ट। हम बारहा ये बात कर चुके हैं कि जब कीमतें कम होती हैं तो किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होती है। ऑल्दो डीजल की कीमतों का बराह रास्त ताल्लुक होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से, लेकिन जब उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। जब नीचे कुछ नहीं आता। ऑल यू नीड टू नो इज कि बस प्राइसेस ऊपर ही जाती हैं। ऑनेस्टली आई एम येट टू हियर कि किसी चीज़ की कीमत नीचे गई हो, और अगर ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ आप हमें बता दें, बिकॉज हमें नहीं पता। इन द मीन टाइम थोड़ी सी आवाज़ है, मुझे लगा बादल गरज रहे हैं। बादल नहीं गरज रहे हैं। और अगर गरज भी रहे होते तो लिटरली जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ शायद अंदर ही बादल आया होगा जो आपको आवाज़ आएगी। कराची में सबने अपने लॉन्ग बूट्स तैयार कर लिए हैं, कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। रबर के लॉन्ग बूट्स, ये नहीं कि कोई बर्फ पड़ने वाली है। कश्तियाँ तैयार खड़ी हुई हैं और जो गलियाँ फटी हुई हैं वो तो फटी हुई हैं, लेकिन लोगों ने नए कपड़े सिलवा लिए हैं क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज होंगे। जो अफसरान हैं, हुकूमत की ओहदेदारान हैं, मुझे लग रहा है बादलों का मूड कुछ बदल सा गया है। If you ask me, well, it's too early to say. Honestly, अल्लाह करे कि बारिश ना हो, और अगर हो तो कम हो। जितना फोरकास्ट किया जा रहा है कि बहुत तेज़ हो सकती है, और जिसके लिए आपको पता है ना कि सिंध हुकूमत ने आधे दिन की आधी छुट्टी यानी आधा दिन आप जाएं, काम करें और फिर आ जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली फोरकास्ट ये बता रहा है कि कोई बहुत ही तबाही बारिश होने का चांस है। हाँ। और अगर हम देखें कि गवादर में क्या हुआ है रिसेंटली, तो फिर थोड़ा सा हम डर भी जाते हैं। और ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों का हाल तो हमें याद है। वगैरह ने भी आज की, मेरे बच्चों के स्कूल से तो ईमेल आई थी कि भाई आज की अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है, सो अगर आप दूर से आ रहे हैं, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप ना भेजें, क्योंकि कुछ पता नहीं है। यहाँ आन की आन में अगर इतनी बारिश हो जाए, पर्टिकुलरली जो सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी है, जो साहिल समंदर के करीब लगने वाले इलाके हैं, वो तो वहाँ सड़कें नहीं हैं। हम जब कहते हैं ना कि सड़कें नहीं है, तो आप ये ना समझा करें कि हम मजाक कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है भाई, वाकई सड़कें जो हैं वो लिटरली एक सड़क के बाद दूसरी जो है उसको उखाड़ा हुआ है, फिर दूसरी के बाद तीसरी को, और फिर भूल जाते हैं कि पहले वालों को ठीक भी तो करना था। बाद वहाँ रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम डलने का ख्याल आया है। जो अथॉरिटीज़ हैं तो वो बस डल के नहीं दे रहा, मुकम्मल नहीं हो पा रहा। कल बहुत ही इवेंटफुल दिन था। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठाया। बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स भी सामने आए। पीटीआई के हिमायती याफ्ता, इनफैक्ट पीटीआई के अरकान हिमायती याफ्ता क्या कहें, पीटीआई के जो जीते हैं लोग वो भी मौजूद थे। आज डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब होने जा रहा है। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। और क्या हुआ? और जी बहुत कुछ हुआ एक्चुअली, अगर तो आपने मिस कर दिया। दिस वाज द मूवी दैट यू वांटेड टू वॉच यस्टरडे। असेंबली के इफ्तिताही इजलास में जी हुल्लड़बाजी, मतलब उसके बगैर तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, और साथ साथ हम दिखाना भी चाहते हैं आपको। लेट्स वॉच, क्योंकि हमारी बातों से आपको वो बात समझ नहीं आएगी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इन केस यू मिस्ड इट। तो ये सारा कुछ हुआ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी /PTI के अरकान ने शदीद नारेबाजी की। गुलगबाड़ा शुरू हुआ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ऐवान में आए तो नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ की नशिस्त संभालते ही लीगी अरकान भी जोश में आए। नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे लगाए। बानी PTI के खिलाफ घड़ी चोर किया। घड़ी चोर भी ना बड़ा टंग ट्विस्टर हो जाता है। टंग ट्विस्टर हो जाता है, फिर घड़ी उठा के दिखाई भी गई ना, ये भी एक तो नई चीज़ है। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क भी उछाला। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कौन सा मास्क? पता है, सच्ची में एक बात बताऊं, जब ये पहले खबर आई और मैंने देखा नहीं था तो मैंने कहा कि अव्वल तो नहीं, ये जो हम मास्क पहनते हैं, मेडिकल मास्क, तो मैंने सोचा किसी ने वो ही मार दिया। हाँ, मुझे लग रहा है किसी ने अपने नज़ले वाला मास्क मार दिया। मैंने कहा कितनी बुरी बात है। बहुत ही तो उस मास्क की बात नहीं हो रही थी, ये दूसरे मास्क की बात हो रही थी। अच्छा, वो विजुअल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपको पता ही है PTI के जो हिमायती याफ्ता अरकान हैं वो अपने कायद का, ये देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को तो घड़ी हिलाते हुए तो देख, अपने कायद के चेहरे का मास्क लगाकर असेंबली में आए। इट वाज, मुझे मेरी राय है ये, इट वाज रादर स्केरी देन
कि वो आपको स्केरी सिनेमास लग रहे थे। हाँ, वो कुछ मुझे कौन सा था वो कोरियन एक सीरीज थी ना, स्क्विड गेम्स टाइप फील्स दे। अच्छा, मेरी जो मुझे जो PTSD इश्यूज हो जाते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसमें मैं प्लीज लोगों को कह दूं कि ये घड़ी वाला मामला जो है ना, अगर आप कराची आए तो घड़ी ना लहराएं, क्योंकि रात चलते कोई आपकी घड़ी ले जाएगा और फिर मतलब आपका प्रोटेस्ट जो है वो उधर ही रह जाएगा। तो ये सारी हरकतें इस्लामाबाद तक ही हो सकती हैं, हमारे सूबे में ये चीज़ें ना हो। अच्छा जी, गैलरी में भी लोग बैठे थे, वहाँ भी कुछ अजीब सी सूरत हाल रही। मछली बाजार का माहौल रहा, हंगामा आराई में वो भी शरीक हुए। ऐवान में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ख्वाजा आसिफ बोलने लगे तो PTI वालों ने शदीद शोर मचाया। स्पीकर के बार बार समझाने पर PTI अरकान खामोश नहीं हुए। उस पर जिद होकर ख्वाजा आसिफ ने अपनी घड़ी उतारी और PTI वालों को चिढ़ाने लगे। फिर राजा परवेज अशरफ अरकान को नज़्म व ज़ब्त की तलकीन करते रहे। तशरीफ रखें। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं अच्छा, जब हालात काबू में नहीं आ रहे थे तो फिर स्पीकर साहब ने इजलास को मुलतवी करना ही बेहतर समझा। उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे? नहीं करो, ऐसा नहीं करो। ये पाकिस्तान की असेंबली है, खुदा के लिए इसको पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करो। जज्बात में आकर ये बातें करनी अच्छी नहीं है। मैं अपने तजर्बे पे आपको बता रहा हूँ। सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें, खुदा के लिए। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। अच्छा जी, स्पीकर साहब का कहना था कि सुनने का हौसला रखें। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की असेंबली है। ये सारी बातें मतलब दीज आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बाय द वे, हु हैव गैदर्ड देयर, जिनको हमने नॉमिनेट किया है वो उधर जाके पहुँचे हैं। और अगर ये हरकतें हो रही हों तो फिर हमारे लिए, हम कभी कभार सोचते हैं कि क्या होप रह गई है कि वहाँ ही नहीं चुप रहे हो रहे तो हम क्यों चुप होंगे। इन एनी केस अरकान जो है वो दस्तखत करते हुए बानी PTI की तस्वीर जो है वो भी लहराते रहे और PTI रहनुमा आमिर डोगर ने दस्तखत करते हुए बल्कि उन्होंने और भी नारे लगाए और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगाते रहे। फिर उनका ये कहना था कैपिटल टॉक में कि ये आज भी एहतजाज होगा। बस ये होता रहेगा ये। सियासत में सारी चीज़ें मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता। MQM हमारी इत्तेहादी रही है। सर, हम सुबह फिर अपना एहतजाज जारी रखेंगे, तो हमें आज फिर एहतजाज के साथ मजबूरन प्रोटेस्ट भी हमने किया और हमने हल्फ उठाया। ओके, चलें, ये सब तो ये है सारी सूरत हाल। आज भी इजलास होना है। हैदर शिराजी हमारे साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि क्या सूरत हाल है और कितने बजे शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? कहाँ मौजूद हैं? क्या चल रहा है? वालेकुम सलाम। इस वक्त तो पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं। इस्लामाबाद का तो आज मौसम बड़ा खुशगवार है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत अरूज पे नज़र आ रहा है। जी, क्यों? मतलब बारिश होने वाली है, बादल हैं या हल्की हल्की धूप निकली हुई है? किस तरह खुशगवार है मौसम? देखिए, मौसम तो इस्लामाबाद का आपको पता है आज बारिश शुरू हो गई है आज सुबह से ही। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए सियासी मामलात की, सियासी मौसम की, तो आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इत्तेहादी जमातों की जानिब से सरदार एयाज सादिक का नाम आया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आमिर डोगर का नाम दिया गया है। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर और इत्तेहादी जमातों की जानिब से पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफ़ा हैं, उनका नाम दिया है। आज इस पर खुफिया राय शुमारी होनी है, वोटिंग होनी है। और आज जानना कि मौलाना फजलुर रहमान किसको सपोर्ट करते हैं, फिर MQM के वोट्स तो डिसाइडेड हैं या अभी गुमगू की कैफियत है? बताइए क्या अपडेट है। JUIF और दीगर कुछ जमातें जो हैं वो इत्तेहाद के साथ जा रही हैं या अपोजिशन के अरकान की हिमायत करेंगी?
फजलुर रहमान से आज गुज़श्ता रात इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी मुलाकातें की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने जाकर भी मुलाकातें की, लेकिन उससे अहम ये कि गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट का जिस वक्त इजलास हो रहा था तो मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त वहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, तो उस वक्त उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि हम वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। उनसे सहाफ़ियों ने फिर अच्छा, ये जो बादल है ना, ये जो बारिश हो रही है, ये हल्का हल्का आपका सिग्नल भी डिस्टॉर्ट कर रही है। सो हैदर, हमें आवाज़ आपकी सही जब जाएगा इजलास की कार्रवाई शुरू होने लगेगी तो हम आपके पास दोबारा आएंगे। सेनेटर वलीद इकबाल पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद साहब, कैसे हैं? वलीद साहब, JUIF के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग गई है या अभी किसी नतीजे पर मामला नहीं पहुँचे हैं, कुछ बता सकेंगे हमें? वालेकुम अस्सलाम जी। जहाँ तक मेरी इत्तला है अभी कोई हतमी कोई किसी किस्म का फैसला या वो कोई अरेंजमेंट या मुआहदा जैसे आप कहेंगे वो नहीं हुआ, लेकिन गुफ्तगू जारी है। एक आपके सामने है, होगी ही उसकी हाई प्रोफाइल मीटिंग तो काफ़ी दिन पहले हुई थी मौलाना साहब के साथ हमारे वफद की। तो बहरहाल ये अमूमी तौर पे मैं ये बात दर्ज करूँगा कि वो JUIF हो या कोई भी और हम ख्याल पार्टी हो हमारी, हम उनके साथ जो है ज़रूर शरीक करेंगे उनको, हम अपने प्लीज़ ये बता दें कि सबसे पहले तो हम ख्याल पार्टी में आपको JUIF कैसे याद आ गए, क्योंकि आपको पता है वो तो PDM को स्पेयर हेड कर रहे थे, तो अब उनसे बातचीत, जबकि हमने यही देखा है कि PTI तो ऑब्वियसली बातचीत भी नहीं करना चाहती इन पार्टियों से, लेकिन JUIF को आपने क्यों पिक किया? और साथ ही आप बता दें कि MQM के साथ भी कोई बातचीत है? नहीं जी, MQM के साथ तो बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, बल्कि मैं आप अभी पूछ रहे थे MQM के बारे में, बिल्कुल 100%, 120% वाज़ेह है। और खान साहब ने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 या 3 दफ़ा ये बात कही है, और फिर बजरिया उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स और जो उनको मिले हैं वकला या लीडर्स, उन्होंने उसको दोहराया है कि 3 पार्टियों से तो किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं हो सकता। वो है PMLN, PPP और MQM। और ये हम ख्याली की बात जो आप कर रहे हैं, मैं पहले इस PPP और PMLN और MQM की बात आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बिकॉज ये सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं उस खुली वारदात के, उस जो रातों रात जो डाका पड़ा है, ये जो 8 फरवरी को 5 बजे के बाद खास तौर पे, और 8, 9, 10 बजे से बाद जो सारी वो पासा पलटने की सारी जो सिलसिला हुआ, जो पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान ने देखा है और दुनिया ने देखा है, और दुनिया ने उसके ऊपर जो है अपने राय का भी इजहार किया है, और तमाम राय मनफी है यूनिफॉर्मली। तो एक तो ये है, और उसके अलावा JUIF जो है उस हद तक वो भी हमारे से इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वो धांधली का शिकार हुए हैं। इसमें GDA की तरफ से आपने देखा है क्या रद्द-ए-अमल आया है। उनका ज्यादा क्लेम आपको पता है ना खैबर पख्तूनख्वा में, जहां आप लोग ही जीते हैं। बिल्कुल जी, और हम तैयार होंगे अगर उनको ऐसी नशिस्तों पे वो कहें, हम उस पे तैयार होंगे। असल बात तो ये है कि PMLN खास तौर पे और पंजाब और लाहौर की जो नशिस्तें हैं वो, और MQM की कराची की नशिस्तें, और मैं हम ख्याल पार्टीज में आपको इसमें मिसालें, मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ, अभी मैंने कहा ना समझौते तो नहीं हुए कोई, लेकिन एक और जो मिसाल है और जो बड़ी काबिल तहसीन है, और वो एक आवाज़ भी ऐसी उठ जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है उसको दाद देनी चाहिए, वो है जमात इस्लामी। और जिस तरह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो बयान दिया और अपनी सीट को जो है, जो उनको कहा गया कि उनको खैरात में दी गई है बकौल उनके, उन्होंने कहा मुझे नहीं कबूल है, और उन्होंने बताया कि वहाँ PTI जो थी कामयाब हो रही थी। मैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को दाद देता हूँ, वो भी में थे और इस्लामाबाद की एक नशिस्त पर थे, और उन्होंने भी कहा कि मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि मेरी शिकस्त हुई है, लेकिन मुझे वाज़ेह इस बात का इल्म है कि PTI का उम्मीदवार कामयाब था, लेकिन PMLN के उम्मीदवार को कामयाब कर दिया गया। सैटरडे से जो एहतजाज करने जा रहे हैं, प्रोटेस्ट जो है ऐवान के अंदर, तो कल जो हुआ वो सबने देखा, प्रॉब्ली आज भी ऐसी ही सूरत हाल बनेगी। ज़ाहिर है एहतजाज सबका हक है, होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई भी साथ साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो स्ट्रीट पावर मौलाना के पास है। मौलाना साहब, क्या सड़कों पे एहतजाज में भी आपके हमनवा होंगे?
जी, अगर उनसे कोई समझौता हो गया तो बिल्कुल होंगे जी, और हम मुश्तरका इसके ऊपर जो है लाए अमल इख्तियार करेंगे। लेकिन अभी वो नौबत तो नहीं आई कि हम और वो इकट्ठे हों। बहरहाल हमारा एहतजाज के कॉल जो है कल के लिए वो तो बिल्कुल मौजूद है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क भर में जो दुनिया भर में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं वो भी उसमें जो है शरीक होंगे। खासतौर पे अमेरिका में जो है उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि इसी दिन साइमल्टेनियसली वो जो है एहतजाज जो है वो और एक निकल भी जाता होता है एहतजाज कभी कभी पीटीआई का, तो कैसे मेक श्योर करेंगे उसको? जी, हाथ से निकलने वाले अगर आप मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है आपका इशारा किस तरफ है। एक तो उसका बयानिया जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कल परसों कहा जब वो अदालत में पेश हुई थी कि वो सारा बयानिया जो था हमारे उस एहतजाज का, सो कॉल्ड उसमें जो तशद्दुद या वायलेंस या जो भी उसने रास्ता इख्तियार किया, उसका बयानिया तो कम से कम जो है लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। अब ये है कि हमारा उसमें मुतालबा ये ज़रूर है और वो भी वाज़ेह है कि उस पर एक सही आज़ादाना तहकीकात जो हैं वो हों। लेकिन मुझे 1 मिनट प्लीज़ दे दें मैं आपको, क्योंकि आपका मौजू जो था वो कल की असम्बली की जो थी कार्रवाई थी। मैं एक तो मुबारकबाद देता हूं अपने तमाम साथियों को जो कामयाब होकर जो है वहां पे आए, बावजूद जो सारे हालात थे सबके सामने हैं, और शुक्रिया और मुबारकबाद अपने वोटर्स को भी जिन्होंने उनको ऐवानों तक पहुंचाया। नतीजा कहीं इससे ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ जो है देता था, अददी जो है जो कल नज़र आई है। लेकिन जो कल देखने को मिला ये उन्हीं रवायात का तसलसल है जो दीगर पार्टियों ने कायम किए हुए हैं। ये इसको हमारी दहलीज पे नहीं रखा जा सकता और आपने नहीं रखा। बट मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूं कि असेंबली में हुल्लड़बाजी और इस तरह की किताबें फेंकना और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीटीआई को, बल्कि पीटीआई ने ही सीखा है आके इसमें फील्ड में, जो कि चलता आ रहा था सिलसिला बहुत सारे दहाइयों से। और दूसरा आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो इसमें कोई इनकार नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर जो हैं उनके साथ इजहार यकजहती उन तमाम कामयाब जो मेंबरान असेंबली हैं उन्होंने आके किया, क्योंकि उसकी वजह जो है वो भी बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि उस एक शख्स की मकबूलियत, उसके स्टैंड और उसकी जिद्दोजहद जो है वो उनको वहां तक जो है वो लेके आई है। और आखिरी बात, एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब और ये जो घड़ियां दिखा रहे हैं ना जी, इनको भी सबक लेना चाहिए। जिस तरह GDA के पीर पगाड़ों ने, पीर साहब पगाड़ा शरीफ ने कहा ना कि अगर इमरान खान चोर है तो हम उससे बड़े चोर हैं, और जिस तरह से रशिया के एम्बेसडर जो अभी वापस चले गए हैं डानिला गानिच ने कहा कि अगर पाकिस्तान में कोई ईमानदार आदमी है तो मैं समझता हूँ वो इमरान खान है। जिस तरह इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने इंटरव्यू। जी गॉट इट। वलीद साहब टाइम कम है, हम आगे बढ़ते हैं। और खासतौर पर आपने ईवान में जो हुआ उसकी बात की और आप कह रहे हैं उसके प्रेसिडेंट्स बहुत हैं, तो वी विल एग्री विद यू, वाकई बहुत कुछ वहां हो जाता है, तो घड़ी को भी उसी में आप जाने दें। ये जरूर बताइएगा इन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग कि PTI और JUIF जिनसे आप एक अलायंस करने की बातचीत कर रहे हैं, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? अलायंस करने की बातचीत तो ऐसे नहीं हो रही। अलायंस का मतलब तो कुछ और होता है, और वो तो एक पॉलिटिकल एक पोजीशन होती है जिसमें आप असेंबलियों में भी अपने आप को इकट्ठा दिखाते हैं, और फिर आपको इकट्ठा ही एक तरह से वोट करना पड़ता है या रिएक्ट करना पड़ता है। हमारा जो उनके साथ अगर कोई गुफ्तो शनीद चल भी रही है तो वो इलेक्शन जो कि 2024 का हुआ है और उसमें गिनती और नताइज और कंसोलिडेशन और उसमें तमाम मुतल्लिका कानूनी शिकों की जो इलेक्शंस एक्ट 2017 के हैं, जो आइन की हैं, जिस तरह से उनकी नाफरमानी और आज तक जारी है, किसी एक डेडलाइन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं जो है मीट किया, और वो किस चीज़ का अंदिया है और उसके पीछे क्या है, उस सब पे हम अगर हम या एक आवाज़ हैं, हम आहंग हैं उस हद तक, और वो असेंबली के अंदर भी हो सकता है और असेंबली के बाहर भी हो सकता है, बट कानून और आइन के दायरे में पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज जिसका आर्टिकल 16 हमारे आइन का हमें जो गारंटी देता है करने जा रहे हैं। कल उसकी कॉल भी है। वलीद साहब, थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे इसलिए हो गई, आपने MQM को कैटेगोरिकली कहा कि उनसे कोई बात नहीं हो सकती। कल कैपिटल टॉक में आमिर डोगर साहब ने क्या बात की थी, ये ज़रा सुन लें, उसके बाद आप अगर इस पर क्लैरिटी देना चाहें तो और दे दीजिएगा। दिखाएं जी। सियासत में सारी चीजें मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता। MQM रही, हम सुबह फिर अपना एहतजाज जारी रखेंगे, तो हमें आज फिर एहतजाज के साथ मजबूरन प्रोटेस्ट भी हमने किया और हमने हल्फ उठाया।
कह रहे हैं सियासत में सारी चीज़ें हो सकती हैं और MQM हमारी इत्तेहादी रही है। जाहिर है जैसे PDM को के सरबराह से अगर आप मुलाकातें कर रहे हैं तो फिर लेटर इन अ डे या एट सम अदर स्टेज आप MQM को भी साथ मिला लेंगे। एट सम पॉइंट मतलब थे तो इसीलिए इत्तेहादी थे। हाँ जी, इसमें मैं दो बातें अर्ज करूंगा। पहली ये कि मैंने जिस तरह कहा कि खान साहब ने ये वाज़ेह पैगाम भिजवाया है अपने जेल सेल से कि 3 पार्टीज़ के साथ कोई शरीक होकर हुकूमत या हुकूमती बेंचेस पे बैठने का कोई जो है इम्कान नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं तो 3-4 दिन पहले किसी अखबारी कॉलम में भी पढ़ रहा था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, किसी का ये कहना या लिखना कि अगर बस PTI को इतनी ज़रूरत है कि वो MQM बस उधर से इधर आ जाए तो ये नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। और उस लिहाज से अगर इस सिस्टम और इस ये मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट जिसको इमरान खान साहब ने कहा जो कि मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पे, इससे निजात के लिए अगर MQM हमारा साथ दे तो उसमें कोई मैं समझता हूं कि ऐब नहीं है। लेकिन ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा, कॉन्फिडेंस करेंगे MQM की मदद से तो फिर जाहिर है हुकूमत भी बनाएंगे ना MQM के साथ मिलके। वो नहीं, नो कॉन्फिडेंस के नताइज में जरूरी नहीं है कि नई हुकूमत बनने का हो। नो कॉन्फिडेंस का एक जो नतीजा हमारे आइन के आर्टिकल 58 में है वो ये है कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो और ऐवान किसी भी नए कायद को ना कर सके मुंतखब, तो फिर लाजिम हो जाता है कि असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात पे जाया जाए। सो अगर MQM भी तस्लीम करती है कि जो PTI मुखालिफ कुव्वतों ने जिस तरह से इलेक्शन के अंदर खुली वारदात की, अगर उसमें शामिल होके इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए तो इवन उससे भी आपका तो मौक़िफ़ ये नहीं है कि MQM की कराची की सारी सीटें जाली हैं? बिल्कुल 100% यही है जी। और बहुत अच्छा होगा अगर MQM उस मौके पे ये कहे कि जी हाँ, हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरह से अगर ये कहें तो बहुत ही अच्छा होगा कि जी वाकई हमें वो जो है ये सीट्स इस तरह खैरात में दी गई, हम उसके मुस्तहिक नहीं थे। ये बहुत अच्छी बात होगी जी। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे उसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। MQM की जो मुझे हिस्ट्री पता है वो यही है, और वो मैं उनके लीडर्स के मुंह से ये अल्फाज खुद सुनता रहा हूँ कि जी MQM के लिए तो हुकूमत में होना इज लाइक ऑक्सीजन। तो वो तो इस हुकूमत में अभी हैं मेरे ख्याल में, देखें उनको अपनी मर्जी नहीं चलती उनकी। और उनकी ब्लैकमेलिंग भी बड़ी मशहूर है एज ए कोalition पार्टनर, जो कि जरदारी साहब ने जिसको बर्दाश्त किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और राजा ये जो हैं जिनको भी एक इनका निकनेम है, मैं नहीं बोलूँगा ऑन एयर, लेकिन उनको बर्दाश्त करना पड़ा। और बिल आखिरी वक्त में उनकी उस टर्म में 2008 से 13 में वो रातों रात कातिल लीग जो थी वो काबिल लीग बन गई। उन्होंने 40 सीटों वाली पार्टी लेकर के MQM को फारग कर दिया। ये भी हिस्ट्री मौजूद है। सर आपके भी कोalition पार्टनर रहे हैं सर? जी रहे हैं जी, बट ठीक है जी, हमसे गलतियां हुई हैं, ये तो इस बात में तो कोई इनकार ही नहीं है कि हमसे गलतियां हुई हैं। हमारे कोalition पार्टनर रहे हैं और ये भी इस बात की तायद करती है कि वो खुद जो कहते हैं कि जी उनके लिए हुकूमत में होना, बीइंग इन गवर्नमेंट इज लाइक ऑक्सीजन, उसके बगैर उनका दम घुट जाता है। अभी उसका इम्कान नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इस इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता। थैंक यू सेनेटर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हाउ इंटरेस्टिंग है और ये एक केस स्टडी कि मैं कहती हूँ जिसमें अगर कुछ नुआंसेस सीखने हैं, समझना है, तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जरूर फॉलो करे। एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ बिल्कुल ऐसे, मतलब अभी कुछ हो सकता है, अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। आपको बताएं कि पाकिस्तानियों में वैसे ये बात हमें पता है कि टैलेंट और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, ये दुनिया भी देख चुकी है और मानती भी है। जो कमी है वो है मौक़ों की, वो है एक्सपोजर की। और यही देखते हुए उम्मीद फाउंडेशन, अमेरिका की मशहूर MIT यूनिवर्सिटी है, उसके इश्तराक से आइडिया लैब प्रोजेक्ट पाकिस्तान लेकर आ रही है। और इस प्रोग्राम का हदफ ये है कि नौजवानों को बिजनेस और लीडरशिप की नई अप्रोच समझाना, उन्हें मार्केट की आगाही देना और पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका में क्या स्टार्टअप्स के मौके हैं उनसे भी आगाह करना। और इस काम के लिए उम्मीद फाउंडेशन के साथ अमेरिका का मार्टिन ट्रस्ट सेंटर भी होगा। और ये ट्रेनिंग कैंप्स और कोर्सेज करवाने के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स का इंतखाब किया गया है। अब ये क्या ट्रेनिंग होगी, क्या नहीं होगी, इसके लिए हमें 2 मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़ेर तालीम हैं MIT में, अमेरिका में, और डैनियल डाट ने हमें ज्वाइन किया है, ये भी MIT से मुंसलिक हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। हसन, आपसे बात का आगाज करते हैं और फर्स्ट वी वुड लाइक टू नो अबाउट दिस उम्मीद फाउंडेशन एंड व्हाट आर योर प्लान्स विद MIT। हसन उर्दू बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन साथ वो बैठे हुए हैं ना, सो दैट डैनियल कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट हसन इज सेइंग।
अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। उम्मीद बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें हम पाकिस्तानी यूथ को उम्मीद देना चाहते हैं टू स्टैंड ऑन देयर फुट और अपने आप पे भरोसा करें और दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। पाकिस्तान में 31% जो एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। And then if we talk about the population of Pakistan, 240 million people, 60% of that is at the age of below 30. तो हमारा जो population है वो young है और educated है। So from that perspective we have a huge potential जिसमें हम entrepreneurship के पूरे ecosystem को uplift कर सकते हैं। और हम करना ये चाह रहे हैं कि उम्मीद MIT और पाकिस्तान की जो दरसगाहें हैं उनसे कोलैबोरेट करें और हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट करें जिसमें एक सस्टेनेबल और इक्विटेबल मॉडल पाकिस्तान को प्रेजेंट किया जाए जो कि पूरे सिस्टम को अपलिफ्ट करे और एक उम्मीद की किरण की तरफ हमारे सामने। Daniel, how did you get on board? Obviously, before jumping into something, you must have done your research. Did you study our success stories, or was it just somebody, you know, coming to you and approaching you, thought, all right, let's do this, Pakistan has a lot of potential? What was your research behind it? Yeah, so I've worked for about 6 years across the Middle East and Africa, and then before going to MIT and becoming a venture capitalist, I think when you're trying to invest in new companies, you're always looking for the most underinvested opportunity with the most talent. And I agree with Hassan. I think Pakistan, some people say it's a sleeping giant. I actually think it's a rising giant. I think over the next 10 to 20 years, there's an immense amount of just youth talent here, and I want to figure out a way to build a bridge between MIT and the United States and Pakistan, and hopefully get more people like Hassan, where it's like, hey, you grew up in Lahore, and how can we get you working over in the U.S., and how can we get the U.S. working over here, and just figure out a way to make partnerships. And how do you plan to take forward these partnerships? Because from what we understand, there are going to be boot camps and seminars and conferences and workshops. So the idea is to equip the Pakistani youth, the ones those have you know, promising futures or potential, to venture into some startups with MIT in the US across. Could you explain that a little bit? Yeah, the long-term vision is to really build an ongoing corridor. So there's direct communication with really quick feedback loops between MIT ecosystems and LUM ecosystems. In the long term, we'd like to expand it across all of Pakistan and just figure out a way for it to just be a direct connection so talent can go both ways. अच्छा हसन, आप हमें समझाएं, यही जो हुमा सवाल कर रही हैं, ये जो तरबियत है, ये जो ट्रेनिंग है, ये किस चीज़ का अहाता करेगी? स्टार्टअप्स, नए कारोबार, नए आइडियाज़ के लिए नौजवानों को उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग देगी? हिस्सा होंगे नौजवान, तो वो क्या लेके सीड मनी जनरेट करने में भी मदद करेगी? क्या सिर्फ लम्प्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा? क्या होगा, ज़रा ये समझा दें। जी अब्दुल्ला, देखिए जो विज़न है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ MIT की कोलैबोरेशन हो, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स डेवलप करें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। लम्स इज़ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, इट्स द स्फीयर, हमारा बीच हेड मार्केट है। उसके बाद इसको हमने क्वेटा लेके जाना है, कराची लेके जाना है, पेशावर लेके जाना है, गिलगित लेके जाना है, एंड ऑन अ स्केल। 3 किस्म की कैटेगरीज हैं जो हम टारगेट करेंगे। नंबर 1 फंडिंग, डैनियल डार्ट इज़ हेयर, वेंचर कैपिटलिस्ट, और उसके अलावा हम मेंटरशिप देंगे पाकिस्तानी यूथ को। नंबर 2, नंबर 3, वी आर गोना प्रोवाइड देम एक्सेस टू द लैब्स। MIT हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन लैब्स, और वो हम ओपन अप करेंगे पाकिस्तान के साथ, और इसको हम एक सस्टेनेबल साइकिल में चलाना चाहेंगे जिसमें ये सेल्फ सस्टेन प्रोसेस चलता रहे। एक इट्स नॉट अ फोटो ऑप, इट्स नॉट अ वन टाइम एफर्ट, इट इज़ गोना गो ऑन एंड ऑन। और उम्मीद इसलिए है क्योंकि पॉजिटिविटी हम देना चाहते हैं, रादर दैन जस्ट सम ग्रेजुएट looking for jobs for government sector or private sector. Yeah, but let's bring Daniel into the conversation, because we are curious to know how are you going to pick the right people or the right startups to collaborate with, to help out. How are you going to go through that process? Yes.
I mean, that's a good question, and it's a process. And I don't know if we have the answer for that today. I think the first step is just get a lot of smart people together in a room, build friendships, build relationships, and make sure that it's something that we keep coming back over and over and over, and then trying to really communicate and see what the people at LUMS need. So the people here, they're smart, they know what they need. I'm here to listen and try and facilitate those things, and then through that, build it up. अच्छा, डैनियल कह रहे हैं हसन कि he is here to listen, but obviously would there be a call for, you know, मतलब ये तो the presentation, कोई आइडिया आप फ्लोट करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएंगे नौजवानों को? क्योंकि ये हमें लग रहा है जैसे ये पहला स्टेप होगा कि पहले तो लाइक माइंडेड लोग मिले और आइडियाज जनरेट हो, ऐसा ही है? जी जी, तो हुमा हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो मंडे से लेकर थर्सडे तक है लम्स में, लम्स एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के अंदर है. देयर आर 7 to 8 folks from MIT visiting लाहौर. दे आर अराइविंग टुमारो. डैनियल पहले आ गए क्योंकि हमने सेटअप करना है. और उस कॉन्फ्रेंस में वी आर एक्सपेक्टिंग 120 पीपल from not only from LUMS but LUMS के मुज़ाफ़ात में भी जो they would be giving their presentation. आपने उनको सिलेक्ट किया है कि वो आएंगे? ये पहले कुछ ऐसी चीज़ हुई है? Yes, so there has been a process of selection जहाँ पे they have to be at certain level of startup. और US EFP is actually helping us, Fulbright Association, from the selection process. So they are our partners from a selection process. Right. So that it's fair and transparent and equal opportunity for everyone. अच्छा, बहुत से लोगों को आज हसन पता लगा होगा इस चीज का. Can they still apply? There are many startups that I know. Or if they could approach you guys. Yes, across the country. How can they approach you? Can they still be a part of it? Yes, for sure. Daniel, go ahead. I mean, reach out to Hamid. I mean, that's the reason we're here. We're here to build a relationship. Can you please share your email or some point of contact? What's the best way through Hamid? What's the best way to get to you guys? You can search my name Hassan Abbas at LinkedIn. All right. And yes. और वहाँ से फिर लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं और they can contact us. Yeah. They can contact you and they can, you know, be a part of this amazing program. Thank you guys. Thank you Daniel and Hassan. Enjoy your time in Lahore. With us. अच्छा, हम जितनी समझ आइए, ये पहला कदम है, ये अभी प्रोसेस जो है ये शुरू हुआ है, तो अभी तो आइडियाज़ जनरेट होंगे, लेकिन जो चीज़ एक हमें श्योरिटी नज़र आ रही है कि दे आर गोइंग टू गो अहेड विद इट. जब उनको लाइक माइंडेड आइडियाज़, लोग, पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो वो कोलैबोरेशन जो ही करना चाह रहे हैं वो होगी, जिसमें आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं. भाई, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अगर आप किसी भी स्टेज पे हैं, शुरू में हैं अपने जर्नी के, तो you can get in touch with Hassan Abbas. LinkedIn पे आप सर्च करें. I know, I don't need to explain it. You know all these things. So आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. बहुत सी ट्रेनिंग होगी, बहुत से क्रॉस कोऑर्डिनेशन क्या होती है, कोलैबोरेशन ख्याल जो हमें के मौके मैसर आएंगे, तबादला ख्याल हुआ, तो वो भी बहुत कुछ हो सकता है. और आपको बताएं कि शहबाज शरीफ मुश्किल तरीन सियासी और माशी हालात में वजारत उज़्मा संभालने जा रहे हैं. बिजली, गैस के भारी बिलों और पेट्रोल समेत आम अशिया की आसमान छूती कीमतों के बायस अवाम शिद्दत से रिलीफ के मुंतज़िर हैं. कौम को आज ऐसी क्या मेहनती और तजर्बाकार वफाकी काबीना की ज़रूरत है जो डिलीवर करने की सलाहियत रखती हो, बजाय इसके कि सियासी मसलहतों की शिकार काबीना हो. चंद अहम वजारतों के नाम फाइनल कर लिए जाते हैं, अभी गए हैं अपेरेंटली, मगर अभी तक खामोशी ही है, कुछ ऑफिशियल ज़राए से कंफर्म नहीं हुआ. अभी तो इन्होंने अपनी जिसको कहते हैं ना जिम्मेदारी संभाली नहीं और आवाम को जो तोहफा मिल गया है आज. अच्छा जी, नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि 1.5-2 साल अगले बड़े मुश्किल होंगे, बहुत काम करना पड़ेगा. अब वक्त आ गया है, मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात, और पाकिस्तान के अवाम जो है वो सबसे बड़ा मसला उनका महंगाई का है. पहले जो है 1.5-2 साल ज़रा मुझे महसूस होता है कि मुश्किल के होंगे. इस मुश्किल में हमने बिल्कुल इस तरह से रहना है जी, एक होकर, और अपने मुखालफिन का भरपूर मुकाबला करना है. और इंशाअल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा.
अच्छा जी, नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सोची समझी हिकमत अमली के तहत काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी है और अब तमाम हुकूमती बोझ जो है वो वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी ही को उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल इसहाक डार ही के वज़ीर ख़जाना बनने की बाज़गश्त सुनी जा रही है। हालांकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसहाक डार को वज़ारत ख़जाना देने के सख्त खिलाफ रहे हैं और कहते भी रहे, ही इज़ बीन वेरी वोकल अबाउट इट, मगर इसहाक डार भी जो हैं वो अभी तक इससे लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं। ये देख लें ज़रा। बात करेंगे जी इंशाल्लाह, अभी फैसले नहीं हुए। साहब मुल्क की जो मईशत है उसको किस तरह आपने संभाला? अभी मैंने नहीं संभाला देना, जो फैसला होगा फिर इंशाल्लाह हुकूमत संभाला देगी BMLN की। क्या बनने जा रहे हैं सर वज़ीर ख़जाना? दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ, वो काबीना का जब होगा तो आपसे शेयर करेंगे। आपने पहले भी मईशत के हवाले से बड़ा अहम काम किया, अभी क्या समझते हैं अहम जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं आपको? अभी कोई जिम्मेदारी का कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वज़ीर आज़म स्पीकर का फैसले हमने हुए हैं, लीडरशिप ने किया और वो ऑलरेडी नाम पब्लिक हो चुके हैं। ये बता रहे हैं कि MQM 4 वजारतें मांग रही है। 4 वजारतें मांग रही है। Doesn't make sense। नून लीग सिर्फ एक वजारत देने पर तैयार है। PDM हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ ने जहाजी साइज काबीना बनाकर देख ली है, क्योंकि उससे फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ है। तमाम तर साजगार हालात होने के बावजूद नून लीग आज अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। शहबाज शरीफ समझ गए होंगे कि बंदे कम हो तो शायद काम हो जाने चाहिए या होंगे, और काबीना की कारकर्दगी मैटर करती है, साइज मैटर नहीं करता। Who's listening to you? लेकिन हम आपको बता दें कि ये ज़राए बता रहे हैं। साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट। थैंक यू फ़खर साहब। फ़खर साहब, क्या खबरें हैं? अहम वजारतों की बात कर लें या फिर इत्तेहादियों की वजारतों में एडजस्टमेंट से शुरू कर लें, बताइए ज़रा क्या सुन रहे हैं आप इस्लामाबाद में? शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइम जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने वजारतों के हवाले से और काबीना में कौन कौन होगा, सारे पत्ते जो है वो अपने सीने से लगा के बैठे हैं और किसी को अभी तक जो सीनियर उनके जो मेंबरान हैं पार्टी के, जो माजी में गुजरा रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि कौन कौन वजारतों में आ रहा है। मैं आपको कल का एक बताता हूँ, मेरे एक सोर्स से बात हो रही थी, वो बड़े करीब हैं मियां नवाज शरीफ के, तो उन्हें एक मुस्लिम लीग नून के सीनियर ओहदेदार जो कि पार्टी का भी ओहदा रखते हैं, उन्होंने कॉल करके पूछा कि आप बताएं, आपके पास जरूर वो लिस्ट होगी कि कौन कौन से गुजरा जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वफाकी काबीना में शामिल हो रहे हैं। तो इवन जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग हैं उन्हें नहीं मालूम कि इस टाइम नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी कैबिनेट में शामिल करने जा रहे हैं। बाकी जितनी भी अभी मीडिया पे हो रही है वो कयास सराया या आप कह सकते हैं कि कौन कौन गुजरा में होंगे। हाँ, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपनी डिमांड्स उनकी हैं, और आपने देखा कि जो पिछले 2-3 दिनों में ऑडियो लीक्स भी हुई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो ये तमाम तर जो डिमांड्स हैं वो इत्तेहादियों की तरफ से भी वो की जा रही हैं। जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुस्लिम लीग नून एक वजारत के लिए अग्री है, जैसे आप कह रहे थे, और उसके साथ साथ जो अलीम खान के हवाले से भी ये भी फाइनल है कि उनको भी वजारत दी जाएगी। अब कौन कौन सी वजारत किस को दी जाएगी ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। ये तमाम तर फैसले जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने पास रखे हुए हैं, और इस हवाले से किसी को भी अभी तक, इवन जो पार्टी के सीनियर लोग हैं उनको भी नहीं मालूम कि कौन कौन वजीर बनने जा रहा है। अच्छा, 2 नाम तो आपने ले लिए हैं और ऑब्वियसली ये तो ज़राए के मुताबिक ही बात हो रही है। अलीम खान, इसहाक डार साहब का तो नाम हो रहा है, और फ़खर क्या नाम फ्लोट हो रहे हैं आपके सामने? इसहाक डार का नाम क्या आ रहा है वजारत खजाना मतलब उनसे सवाल तो किया जा रहा है, तो आप बताएं कि क्या हो रहा है वहाँ? मेरी इत्तला है, कल मैंने बल्कि ये स्टोरी भी दी थी न्यूज़ के लिए इरफान सदीकी साहब से बात करके, फिर मैंने दोबारा पूछा है कि क्या वाकई इसहाक डार साहब का नाम अभी फाइनल है बतौर वजीर खजाना के या नहीं। तो जो मेरे सोर्स हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो नाम देंगे उसको ना मुक्तदिरा रिजेक्ट करेगी, और पार्टी में से तो वैसे ही कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम नवाज शरीफ की जो पोजीशन है उस पर कोई रिजेक्शन की मुक्तदिरा की दौर के हवाले से खास तौर पर वो कोई
कोई उसको रिस्पेक्ट करेंगे और कोई रिजेक्ट नहीं करेंगे इस हवाले से। तो एक तो इसहाक डार साहब का नाम जो मैं समझता हूं कि वो ऑलमोस्ट फाइनल है। उसके साथ साथ जो बाकी आपने देखा जो प्रीवियसली काबीना में से कुछ तो अभी इस टाइम इलेक्ट नहीं हुए, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं। उसके अलावा जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब, उसके साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, इस तरह के नाम जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हैं। कोई नया चेहरा भी आएगा बिकॉज यू नो एक थोड़ा सा कुछ नए लोगों की भी जरूरत है पीएमएलएन को दिखाने के लिए। अवाम इलेक्ट तो हुए जाहिर, जैसे हमने पहले आप ही के में डिस्कस किया था कि जिस तरह पंजाब में मरियम नवाज कर रही हैं कि वो कुछ फ्रेश जो फेसेस हैं उनके साथ साथ जो कुछ सीनियर हैं उनका मिक्सचर एक कैबिनेट लाएंगी, इसी तरह के यहाँ पे विफाक में भी इसी तरह सोचा जा रहा है कि कुछ जो है वो नए चेहरे होंगे और उसके साथ साथ कुछ जो है वो सीनियर और जो एक्सपीरियंस लोग होंगे उनको बुलाया जाएगा। सेनेट के लिए एक नाम गर्दिश कर रहा था जो निगरान सेटअप में जाहिर है बड़ी अहम शख्सियत हैं, उसमें कितनी सदाकत है? हाजी इसरार है बड़ा कि उन्हें चेयरमैन सेनेट लगा दें? देखिए ये काकड़ साहब के हवाले से भी एक बड़ा ये डिस्कस हो रहा था कि शायद उनको जो है वो, लेकिन अभी तक कोई फाइनली उन्होंने ये भी अनाउंस नहीं किया कि वो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो सेनेट के चेयरमैन की जो स्लॉट मिलनी है वो पीपल्स पार्टी को मिलनी है। अब अगर काकड़ साहब ने वाले दिनों में वो ज्वाइन कर लिए उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो चेयरमैन सेनेट लग जाए। लेकिन जो सुनीत यही है कि शेरी रहमान साहिबा के हवाले से पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि उनको चेयरमैन सेनेट का जो है चेयरपर्सन सेनेट का वो लगाया जाएगा। और उसमें मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी क्योंकि अभी इसहाक डार साहब मार्च में रिटायर हो रहे हैं सेनेट से, उन्होंने भी वापस आना है। जो मेरी इतला है परवेज रशीद साहब को और उसके साथ साथ तलाल चौधरी साहब को भी सेनेट में लाने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने ये मनसूबा बनाया कि उनको भी सेनेट में लाया जाएगा। अच्छा फखर, पीपल्स पार्टी तो हमें नजर आ रहा है कि उनकी हिकमत अमली है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी और आंसरेबल भी पीएमएलएन ही होगी प्राइमरीली। तो वो अगर हमें जराए बता रहे हैं कि एमक्यूएम 4 वजारतें मांग रही हैं तो दे दें, मतलब किसी को तो हिस्सेदार बनाए ना साथ। हुमा, जो पीपल्स पार्टी के हवाले से है मेरी ये इतला है कि पीपल्स पार्टी अभी फर्स्ट फेज में वो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम लीग नून ने आगे बजट देना है, बजट के बाद मेरी जो इतला है कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद वफाकी काबीना में भी शामिल होगी और हो सकता है कि कुछ जो वजारतें अहम वजारतें हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए वेकेंट रखी जाएंगी। जैसे कि मेरी ये भी इतला है कि शायद जो फॉरेन मिनिस्ट्री का है वो भी पीपल्स पार्टी के लिए अभी फिलहाल उनको छोड़ा जाएगा और बजट तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब खुद जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का वो करेंगे। आगे जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बजट के बाद। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि कुछ पोस्ट्स अभी हम उनको वेकेंट ही देखेंगे टिल द बजट? जी बिल्कुल, बजट तक। और पीपल्स पार्टी ने उसके बाद जो है वो शमूलियत के लिए उसके चांसेस काफी ज्यादा है। जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर कुछ लोग हैं वो ये सोच रहे हैं क्योंकि अभी बजट में बड़ा टफ डिसीजंस लेने होंगे, जो भी हुकूमत आएगी, तो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि उसका कोई इस तरह के जो टफ डिसीजंस में मतलब आईएमएफ के साथ ये मामला तय कर लें और उसके बाद पीपल्स पार्टी तो के लिए तो विन-विन ही है फिर। अच्छा, कोई काबीना के साइज पे भी गौर खौस किया जा रहा है क्योंकि पिछली दफा इतना बड़ा हजम काबीना का परफॉर्मेंस सबके सामने थी जिसका नुकसान भी उठाया इंतखाबी नताइज में। इतने इत्तेहादी उतनी बड़ी कैबिनेट। देखिए पंजाब में तो इन्होंने ये एक डिसीजन ले लिया है कि हमने शॉर्ट कैबिनेट रखनी है, लेकिन मरकज में क्योंकि ये इत्तेहादी जमातें ज्यादा बढ़ती जाएंगी और मेरी तो ये भी इतला है कि आने वाले कुछ चंद हफ्तों या महीनों में मौलाना साहब भी दोबारा से जो हुकूमती इत्तेहाद है उसमें शामिल हो जाएंगे तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो विफाक में मैं समझता हूँ जैसे वो पिछले 16 माह में पीडीएम की हुकूमत में एक बड़ी कैबिनेट बनी थी, इसी तरह की ही आने वाले शायद बजट के बाद एक बड़ी आप काबीना जो है वो सोचा जा रहा है कि शायद बड़ी होगी, लेकिन पंजाब में अभी छोटी कैबिनेट के हवाले से ही फैसला हुआ है। चलिए जी, ये सारा कुछ हो रहा है बट दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग कि आपके जरा ये बता रहे हैं कि प्रोबेबली सेकंड फेज में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा होगी और ये भी कुछ मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मौलाना साहब जो अभी वहाँ पीटीआई के साथ बातचीत कर रहे हैं लेकिन मौलाना साहब इधर भी कर रहे हैं बातचीत। अब मुलाकातें तो हो रही हैं ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत शुक्रिया फखर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे। चलिए जी, बात
एक बात मैंने करनी है, कुछ दोस्त जो हमारे गए हैं जिन्होंने कोशिश की है कराची में मैच देखने के लिए, वो कह रहे हैं कि जाने से लेकर निकलने तक एक बहुत ही नाखुशगवार ये तजर्बा रहा है उनका, क्योंकि समझ नहीं आती कि किधर से एंटर हों किधर से ना हो, कोई क्लियर रूट नहीं है, जगह जगह कंटेनर्स लगे हुए हैं, जिनके पास VIP पासेस महंगे वाले टिकट थे वो भी रुले हैं, वो भी फंसे हैं, आम आदमी भी नहीं आ रहा। अब्दुल्ला, बिकॉज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स उन्होंने कहा जी हमारे जितने आप VIP पास, गाड़ी पे स्टिकर, जो भी आप प्रिविलेज इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हमारे पास वो था। उसके बावजूद 2 घंटे फंसने के बाद 1.5 घंटा मुड़ के वापस आने में वो नहीं पहुंच सके स्टेडियम। तो लिहाजा यू नीड टू मेक दिस इजी, क्योंकि अगर स्टेडियम्स नहीं भरेंगे तो फिर वो PSL और वो मैचेस ही क्या। और नहीं भरेंगे। कल तो कमेंटेटर्स का ये भी कहना था मैच के दौरान कि इस वक्त जो फील्ड में लोग खेल रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा गैदरिंग है, लोग अदरवाइज स्पेक्टेटर्स नहीं थे, पहुंच ही नहीं पाए। और ये कोई हम आज ये बात कर रहे हैं, हम कराची सुपर लीग आने से पहले यहाँ पे कह रहे थे, बस समझ लें कह ही रहे थे कि ट्रैफिक का कोई मजबूत प्लान मुरतब कर लें, कुछ खुदा का खौफ कर लें, ताकि आम शहरी भी जलील ना हो, Can we just point out this is not the first time, मतलब ये कोई out of nowhere तो नहीं हो रहा है, और होता ही रहता है। जो देखना चाहते हैं मैचेस वो भी रुल ना जाएं, तो कुछ क्या मुश्किल है यार ये करना वैसे। अच्छा, अब बता दें कल के मैच के हवाले से आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और जो मैच आप देखना चाहते हैं ना वो मैच था, बिकॉज एंड बॉल तक नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है। और ये था द मैच वाज बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स, एंड ग्लैडिएटर्स वन, बट मसा ही विन हुई है, लग नहीं रहा था कि बिल्कुल आखिरी बॉल पे। हाँ जी, 5 विकेटों के नुकसान पे 165 रन बनाए, हदफ के ताक़ुब में 89 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद जो है फिर मैच आगे बढ़ा और आखिरी गेंद पर फतह दिलाई ग्लैडिएटर्स को। और ये है कल के मैच का अहवाल। क्या बताया आपने? कुछ नहीं बताया मैंने। अच्छा चलें आगे चलते हैं, पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं अब्दुल्ला। तो पॉइंट टेबल पे गेस करें, नंबर 1 पे कौन है? सुल्तान। ओके, गेस करें लास्ट नंबर पे कौन है? लाहौर। बस दैट्स ऑल यू नीड टू नो, बाकी सब कुछ आपके स्क्रीन पे है। अच्छा जी, लाहौर पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर रोज लाहौर पे की बात नहीं करते, हमें फिक्र है क्या मतलब है, लाहौर है हमारी टीम है, क्या निकालना है इस बोतल में से लाहौर की। और उनके लाहौर का कप्तान जो है वो हमारी नेशनल टीम के कप्तान है, तो इंटरेस्ट लेवल वैसे ही जरा ज्यादा हो जाता है। ये हमें टेंशन है। हाँ, ये टेंशन की बात है। आकिब जावेद हमारे साथ, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, ये जरूर हेड कोच साहब से ही पूछ लेते हैं। सर, अभी PSL 9 का दरमियान सा चल रहा है, लेकिन लाहौर कलंदर अभी से टूर्नामेंट से बाहर ही नजर आ रही है। आप लोगों ने भी एसेस किया होगा, क्या वजूहात अब तक आपको लगता है बनी आपकी इस पै दर पै शिकस्त? देखिए, सिचुएशन जो हमने क्रिएट की थी, अगर आप देखें 2020 से, तो हम कामयाब इसमें हुए कि हमने जो अपनी कोर एक ग्रुप है 8-9 प्लेयर्स का वो क्रिएट किया, जो कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स हैं। उन्हीं के ऊपर हमने बैंक करके बैक टू बैक ट्रॉफीज जीती। और अगर आप देखें सीज़न में स्टार्ट से ही राशिद खान, जो कि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, डेफिनेटली उनकी कमी महसूस हुई। फिर डेविड वीज़े की इंजरी होना, फिर हारिस का एक अच्छे रिदम में आके अनफिट हो जाना। तो आपके जब मेन जो कोर ग्रुप है वो जब पूरा नहीं होता तो डेफिनेटली आपकी जो कॉम्बिनेशन है वो ख़राब होता है। और दूसरा ये कि लास्ट मिनट के ऊपर प्लेयर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कार्लोस आते हैं, सुबह पहुंचते हैं, खेलना पड़ता है। इसी तरह लिंडे भी इसी तरह आते हैं, शेहोब भी इसी तरह आते हैं। तो आई थिंक ये मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर इसको भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर है वो बड़ा ज़रूरी है कि वो टूर्नामेंट से पहले आए, अपने रोल्स के मुताबिक अपनी तैयारी करें। सो आई थिंक ये 2-3 फैक्टर्स हैं। है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इधर, और हम समझते हैं आना जाना लगा रहे तो ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की
परफॉर्मेंस को क्या हुआ है, क्योंकि हम इसलिए भी कंसर्न हैं कि वो हमारी नेशनल टीम के भी कप्तान हैं और हमें ये डर है या फिर हम ये फोरसी कर रहे हैं और आप हमें बता सकते हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो क्या PSL के बाद एज कैप्टन नेशनल टीम उनको बदला जा सकता है? तो ये अगर हो गया आपको सरप्राइज़ करेगी ये बात? देखिए शाहीन को अगर उसकी कप्तानी की अगर आप बात करते हैं, लोग जो है ना उनकी मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती हैं और वो इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, इमीडिएट उनको रिजल्ट चाहिए। शाहीन 2.5 साल में कप्तान बना है, उससे पहले भी पिछले 2 साल वो वाइस कैप्टन था, फिर 2 साल से कप्तान है, ये 3रा साल है उसका एज कैप्टन लाहौर कलंदर। तो एक टाइम लगता है कप्तान को कप्तान बनने में, और अगर आपके 6 मैच वापस अच्छे नहीं गए तो हम उसको ना कि उसकी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी आप 6 मैचेस 5 मैचेस, कप्तानी जो है ना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और कप्तान हमेशा से जब आप बनाते हैं तो फिर उसको आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। ये आम आदमी के लिए तो ठीक है, आम फैन के लिए तो ठीक है डिसअपॉइंट होना और फ़ौरन ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, बट एट द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए ये सोचने की बात होती है कि हमने जो कप्तान बनाया है उसको फिर हमने लॉन्ग टर्म लेके जाना, क्योंकि जब बनाया है तो किसी परफॉर्मेंस किसी अहलियत के ऊपर ही आपने नहीं ने ही अपनी कप्तानी में आपको 2 टूर्नामेंट जितवाए भी हैं लगातार। अच्छा, अब वैसे जो हाल है वो भी सबके सामने है, जिसकी वजूहात कुछ आपने भी बयान की। कोई चांस लग रहा है आपको प्लेऑफ्स तक पहुंचने का? देखिए ये जो आप अभी रहे हैं जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी एक कॉम्बिनेशन की बात होती है। आपकी जो एक टीम है वो किस तरह से जेलिन होती है, अपने अपने रोल्स को प्ले करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 3 इंजरीज हो गई, फ़खर जो है इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच, जो कि पिछले 8 साल से कलंदर्स का हाईएस्ट रन गेटर है। देखिए मैजिक तो हो सकता है, बट अगर मैजिक अगर कहीं किसी तरह से ना भी हुआ तो बट स्टिल इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स अ PSL। कलंदर ब्रांड है जिसके लिए, जिसकी प्राइड के लिए एक मैच भी हो तो उसमें भी पूरी जान लगाते हैं। मैनेजमेंट भी उसी तरह से देखती है कि एक एक मैच इम्पॉर्टेंट है फैंस के लिए, इस ब्रांड के लिए और इन प्लेयर्स के लिए। इनको प्लेयर्स को हमेशा से उनकी एक कंफर्ट जोन में रखना, उनको मोटिवेट रखना। आई थिंक आखिरी मैच तक लड़ेंगे। Alright, बहुत बहुत शुक्रिया for being with us। और लाहौर कलंदर्स knows how to bounce back also, maybe not in this PSL, लेकिन वो they have gone through a lot of trouble। Yes, शुरू में आपको पता है मीम्स का मतलब वो मजाक ही बन गया था। मीम्स की बुनियाद थी, कंटेंट ही लाहौर कलंदर था और उनकी लगातार हारें थीं और उनका परफॉर्म ना कर पाना था, लेकिन उसके बाद सबने देखा कि किस तरह टीम आई और लगातार 2 टूर्नामेंट जीते। सो दे नो हाउ टू बाउंस बैक एज वेल। ये ऊपर नीचे, और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके टेम्परामेंट्स और उनका एटीट्यूड इतना ज़बरदस्त है कि वो दिल पे नहीं लेते, वो फिर आगे जाके और मेहनत करते हैं। और ये जो चैलेंजेस उन्होंने पॉइंट आउट किए इनको भी बदल देंगे। मौसम की सूरत अच्छा जी, कल किसी ने हमें एक, वैसे तो हम आपको विजुअल्स दिखाते रहते हैं, लेकिन किसी ने खुद बनाई हुई थी गाड़ी में बैठे हुए गवादर में बारिश की, कि अगर ये बारिश हो तो आप अंदाज़ा कर लें कि इंसान क्या करे। मतलब अब्दुल्ला, शीट्स ऑफ रेन थी दैट यू कुडंट सी एनीथिंग बियॉन्ड द बॉनेट ऑफ द कार। इतना बुरा। बलोच हमें बताएंगे कि अभी क्या सूरत हाल है गवादर। जी, गवादर में दूसरे स्पिलवे ने भी तबाही मचा दी। डूबे हुए शहर को एक बार फिर डुबो दिया, जो कि मुख्तलिफ ग्वादर के इलाके हैं जो पहले ही डूबे हुए थे, जिनमें शादूबंद, मुल्लाबंद, टूबा अगवार, जन्नत बाजार, मुल्ला फाजल चौक, TTC कॉलोनी, फ़कीर कॉलोनी, कोलाची मोहल्ला, नयाबाद, शंबे सुमाइल समेत मुख्तलिफ इलाके जो कि पहले ही डूबे हुए थे उनको मजीद डुबो दिया। दूसरी जानिब रेस्क्यू का अमल जो कि जारी था वो भी शदीद मुतासिर हुआ। इसके बाद जबकि महदूद वसाइल के बावजूद यहाँ पर रेस्क्यू अमल बल्दिया ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़िले इंतज़ामिया, पाक फौज, FC और मुख्तलिफ इदारों के जानिब से जारी है। और यहाँ तक ये भी बता दूँ कि मकरान कोस्टल हाईवे जो कि रात भर बारिश के बायस पल्लेरी के मकाम पर शगाफ उस रोड पर पड़ गया था, और जहाँ पर 3 नौजवान जो कि जिनका ताल्लुक जीवनी से था वो फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। ग्वादर की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। यहाँ पर अभी तक PTMA के
जानिब से कोई भी इमदाद ना पहुँच सकी है। यहाँ पे महदूद वसाइल के तहत यहाँ पे बल्दिया ग्वादर या मुख्तलिफ मुखियर हजरात हैं, वही इनको रेस्क्यू करके उनको इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से यहाँ पर इस इलाके को आफतज़दा करार दिया गया है, मगर ग्वादर के शहरियों के लिए अभी तक इमदाद ना पहुँच सकी है। जी, ये बहुत बुरा हाल है और ये बड़ा ही डेंजरस एक सेटिंग हुई है फॉर सो मेनी वाटरबोर्न डिजीजेस। आपको पता है पानी जो है ये खड़ा है, डायरिया, मतलब कि सब कुछ ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पानी से, खड़े हुए पानी से ही तो स्टार्ट होती हैं। डेंगी इज अनदर थिंग। अब खैर क्वेटा में भी डेंगी तो नहीं होगी। मौसम की सख्ती का लोगों को सामना है। शहाब उमर हमें बताएंगे कि अभी क्या है सीन। आज ही बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं के सिस्टम क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। क्वेटा और अतराफ़ के इलाकों में गुज़िश्ता 5 रोज़ से मतलब आलूद है। गुज़िश्ता रात भी बारिश हुई और रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर और अतराफ़ के इलाकों में हल्की कभी तेज़ वक्फे से बारिश हो रही है और शहर के जो अतराफ़ में पहाड़ है वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। क्वेटा में बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल, स्वीगेज प्रेशर में बिजली की लोड शेडिंग जैसे मसाइल से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जो बारिशें बरसाने वाला है, जो नया स्पेल जो गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, ये इसके ज़ेर असर रहेगा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खास तौर पर किला सिफला, किला अब्दुल्ला, शेरानी, जोब, पंजगूर, तुरबत, ग्वादर, वाशो, खारान, अवारान और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि इस दौरान सूबे के जो शिमाली इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का भी इम्कान बताया जा रहा है, जबकि सूबे के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे जालाबारी और मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। और इस हवाले से जो मुतालिका हुकाम हैं उन्हें हिदायत की गई है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। जी अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। शुक्रिया सरदार साहब। सबसे पहले तो कराची की बात कर लें। आज का दिन बताया जा रहा था कि बारिश हो सकती है, सो वो सिस्टम मौजूद है या इधर उधर हो गया? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, मौजूद है सिस्टम अभी भी। अगर हम आपको एक्सेस हो हमारे रडार की स्क्रीन आप देख सकें तो कराची के साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पूरा एक बड़ा एरिया है, क्लाउड मास मौजूद है जो कि यानी हब तक पहुंचा हुआ है, समझ लें हब। सो यानी उस एरिया में अच्छी तेज़ बारिश चल रही है पिछले 2 घंटे से। और वही बादल ज़ाहिर है बढ़कर आगे कराची की तरफ आएंगे और फिर पूरे सिंध पर फैलेंगे। तो मेरे ख्याल में विद इन हाफ एन आवर शुरू हो जाएगी बेशतर जगहों में। अच्छा सरदार साहब, जब आप अच्छी बारिश कहते हैं ना तो हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या मतलब है आपका अच्छी बारिश से? अच्छी बारिश से पूरा तेज स्पेल, जो निस्बतन तेज स्पेल होता है उसको हम अच्छी बारिश एक तरह से ये टर्म यूज कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली कराची के लिए इतनी अच्छी साबित नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली जी ऐसे ही है। तो है मेरे ख्याल में कुछ एरियाज में तो तेज स्पेल मुतवक्के है, यानी ये जो पहला स्पेल अभी अप्रोच कर रहे हैं एरियाज में मुतवक्के हैं तेज स्पेल। ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर है, सुपर हाईवे साइड पे ज़्यादा तेज स्पेल मुतवक्के हैं या फिर ये समंदर वाली साइड पे ज़्यादा तेज स्पेल मुतवक्के हैं या सेंटर में? देखिए ये जैसे आप अगर आप देख सके ना, क्लाउड मास की जो एक्सटेंशन है तो वो सी से ऊपर है, पूरे आपके लैंड के ऊपर तक जा रही है, तो खासी उससे मॉइस्चर पुलिंग है फ्रॉम सी। तो किसी भी जगह पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो कराची की नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स है ना, वो ड्यू टू जो उसके पीछे हिल्स लगती हैं उनकी वजह से ओरोग्राफिक इफेक्ट उसको मिल जाता है, तो वहाँ पर अमूमन ज़्यादा होती है। सुरजानी हो गया, गडाब हो गया और इस तरह से ईस्ट की तरफ गुलशन अदीद हो गया। तो ये जो पट्टी होती है अमूमन हमारी पुरानी ऑब्जर्वेशन जिसे कहें आप वो यही है। लेकिन सरदार साहब ये जो सिस्टम मूव कर रहा है तो अब क्या अगर इस तरफ आ गई है बात, तो अब हम समझें गवादर और कोयटा में जो आलू है उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी या वहाँ भी होती रहेगी बारिश? नहीं, वहाँ उसकी शिद्दत में कमी आती जाएगी बतदरीज। मेरे ख्याल में गवादर साइड पे तो आज लाइट रेन ही है, उतनी वो नहीं है कि लाइट रेन या ड्रिजल इस टाइप की है। वो जो हैवीएस्ट पार्ट था ना इसका स्पेल का, वो अब शिफ्ट हो गया इधर ईस्टवर्ड, यानी बलूचिस्तान के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं ये हब से ऊपर लसबेला, खुजदार और फिर ऊपर सिब्बी, कोलू और बारखान और किला सैफुल्ला किला, ये जो पट्टी है जोब तक, इसमें तो रहेगा आज का दिन, हैवी स्पेल होगा। लेकिन उधर गवादर की तरफ अब हैवियर पार्ट इसका निकल चुका है, इधर शिफ्ट हो चुका है ईस्ट की तरफ। पंजाब की सूरत हाल हमें बताएं। लाहौर, इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है सुबह से, लाहौर में क्या सूरत हाल रहेगी? लाहौर में भी होगी, लाहौर से
जी जी बिल्कुल, लाहौर में हल्की फुल्की तो रात में भी हुई है, सुबह अर्ली सुबह में और रात में। तो अब ये फैलते फैलते ये बादल जो है ना पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लेंगे और ज़्यादा इसका जो बहुत हैवीएस्ट पार्ट है जस्ट लाइक गवादर ये रिपीट हो सकता है केपी में, खासकर केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं पूरा मलाकंड डिवीजन उसमें बड़ा तेज स्पेल दिखाई देता है। इसी तरह से आपका जो नॉर्थ पंजाब है, लाहौर से ऊपर का जो इलाका है, लाहौर डैमों में पानी की सतह में फ़र्क पड़ेगा इन बारिशों? अब डिपेंड करता है जी कि कैचमेंट एरियाज में कितनी होती है, लेकिन पड़ेगा ज़रूर पड़ेगा, इसलिए कि खासा तेज़ स्पेल है उस तरफ तरबेला से ऊपर जो ये एरिया है और उस तरफ मंगला डैम की जो कैचमेंट एरियाज है कश्मीर साइड पे, तो डेफिनेटली 2 दिन का 3 दिन का स्पेल है आगे मजीद, यानी 3 मार्च तक होती रहेगी उस शुमाली इलाका जात में। अच्छा तो सरदार साहब वापस जरा कराची की तरफ आ जाते हैं। फॉर पीपल हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू अस, हब तक आपने कहा है कि ऑलरेडी पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो क्या टाइम फ्रेम कुछ देंगे आप हमें कि कब हम बाकी कराची में टुवर्ड्स द साउथ हम कब तक एक्सपेक्ट करें? मैंने आपसे पहले कहा ना कि मेरे ख्याल में आधे घंटे में हो जानी चाहिए बेशतर जगहों में। अभी कुछ एरियाज से रिपोर्ट्स आ रही हैं जैसे लियारी से, सुरजानी से और उस तरफ जो माड़ीपुर, उन एरियाज में हल्की फुल्की शुरू हो चुकी है, तो ग्रेजुअली इसकी शिद्दत में फिर इजाफा भी होता जाएगा और पूरे शहर पे फैलते जाएंगी फिर ये जो रेन बैंड है। पहाड़ों पर क्या सूरत हाल है बर्फबारी की? कहीं स्पेल है हैवी? मरी, अतराफ, नारान, कागान, गलियात? बिल्कुल है इस स्पेल के नतीजे में ना, क्योंकि खासा स्ट्रॉन्ग ये वेस्टर्ली सिस्टम है। तो अभी मैं देख रहा था सुबह रिपोर्ट कल आई थिंक मालूम जब्बा से या कालाम से 6 इंच से ज़्यादा बर्फ रिपोर्ट हुई है वहाँ पर, 6.5 समथिंग। और अगले 2 दिन काफ़ी क्रूशल है वहाँ पर, हैवी स्नोफॉल मुतवक्के है आपके वादी सवात में और कश्मीर में और उधर स्कर्दू साइड पे और कागान नारान साइड पे। सयाहों के लिए और माहीगीरों के लिए कोई मशवरा है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, एडवाइजरी में आपने शायद देखा उसमें मेंशन किया गया था और इत्तेफाक से ये वीकेंड पे हो रहा है हैवी स्पेल, तो इसलिए वीकेंड पे लोग ज़्यादा रुख करते हैं सियाती मकामात की तरफ। तो उनसे यही गुजारिश है कि अगर अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, ना जाएँ जो मुल्क के शुमाली इलाका जाता है खासकर सवात और उधर कागान नारान और गलियाँ जो हज़ारा डिवीजन में ये जो एरियाज़ हैं और कश्मीर की तरफ, तो क्योंकि अगले 2 दिन हैवी रेन और हैवी स्नोफॉल है पहाड़ों पर, और अगर जाएं तो बहुत काशियस होकर जाएं। और समंदर का आपने पूछा तो समंदर में भी ज़ाहिर है ये पूरा जो क्लाउड मास है वो इस वक्त यानी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर मौजूद है, तो इसीलिए कल से हमने परसों से किया था कि फ़िशरमैन बलूचिस्तान वाले जो हैं वो आज तक डीप सी में न जाएँ, लेकिन आज शाम के बाद वो फिर या कल सुबह एहतियातन कहें तो कल सुबह के बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा बहाल कर सकते हैं, और सिंध वाले कल तक मोहतात रहें। गॉट इट, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। और सॉरी वार्निंग भी सुन की, इट माइट सीम टू यू ऑन स्क्रीन कि जी बड़ी बारिश हो रही है और खूबसूरत बर्फ लग रही है, डोंट गो देयर, मतलब बहुत चांसेस हैं। क्लियर कट कह दिया कि 2 दिन बहुत हैवी स्नोफॉल है, तो फंसने के बड़े चांसेस हैं, और घर में बैठ के मतलब एंजॉय करें वेदर को अगर आपने करना है। और तो हम ये अलगर्ज कह सकते हैं कि पूरा मुल्क ही इस वक्त बारिशों की लपेट में है, और जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, तो ये सूरत हाल है। That's all for today. Have a great weekend. See you Monday.